प्रदेश में एक प्रशासनिक आदेश आता है, उस प्रशासनिक आदेश पर पूरे सूबे में तो बहस छिड़ी गई है। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो यहां कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट आ रहे हैं। वो आदेश है कि कांवड़ वाली यात्रा में दुकानों पर जो प्रोप्राइटर है, यानी जो मालिक है उस दुकान का, वो अपना नाम भी लिखे। अब ये समस्या हुई कैसे? दरअसल कांवड़ यात्रा में लोग वहां से गुजरते हैं, अक्सर इन दुकानों से कुछ ना कुछ फल या खाने की चीजें लेते हैं। सवाल यह है कि कई सारी ऐसी दुकानें हैं जिनका नाम होता है शिव शक्ति भंडार, और उनके मालिक अगर मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो कई लोग ये मानते हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं या जो कांवड़िए हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो इसमें देख रहा है कि ये प्रशासनिक फैसला ऐसा है जिससे हिटलर की बू आती है, जिसमें लोगों के साथ छुआछूत किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। क्या है असल बात? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और क्या ये राजनीतिक, प्रशासन और साथ साथ धर्म का घालमेल है या फिर नहीं, या फिर सियासी रोटियां सिर्फ सेकी जा रही हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर ये फैसला क्यों विवाद के बीच में अटक गया है? खाने का काम है, वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम दुश्मन की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है। मनमोहन सिंह जी के साथ ये देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू होने से पहले बोलबम के नारों के साथ कांवड़ियों का जत्था निकल पड़ा है, और इस बार पूरे कांवड़ मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश का असर साफ दिख रहा है। रास्तों में जगह जगह दुकानों पर दुकानदारों के नाम की पर्चियां लगाई गई हैं। नामों की इन्हीं पर्चियों पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत गरमा गई है। कोई इस फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहा है, तो कोई समाज में नफरत फैलाने वाली साजिश का हिस्सा। और कांवड़ यात्रा पर सियासत के बीच विपक्ष के इन हमलों का बीजेपी की ओर से तीखा जवाब आ रहा है। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। बुद्धि में विकृति आई है, वह विकृति खत्म हो जाएगी। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम दुश्मन की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच जैसे ही सरकार की ओर से ये फरमान आया, हरिद्वार से आने वाले मुजफ्फरनगर हाईवे पर नजारा ही बदल गया। आरिफ हो या वकील, दानिश हो या इरफान, सुहैब हो या शावीज, इरशाद हो या यूनुस, सबके नाम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नामों वाली इन तख्तियों के बीच सियासी हमले तेज हो गए हैं। भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या इस प्रकार के समाज में एकता रह सकती है? क्या इस प्रकार के समाज में शांति रह सकती है? विरोधी दल सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता इसे कांवड़ यात्रा की शुचिता से जोड़ रहे हैं, और तो और अपने इलाकों में भी इस तरह के कदम की मांग कर रहे हैं। और इससे जो सुरक्षा है, जो कांवड़ियों की सुरक्षा है, वो निश्चित रूप से उसमें ये फायदा मिलेगा कि अब दूसरे जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो सब पहले से चिन्हित रहेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय एक अच्छा निर्णय है। इसमें आपत्ति क्या है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। देखिए, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम अगर जो है उसको बताने में क्या गुरेज है, क्या समस्या है? नाम छुपा कर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? सरकार ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि भाई आप जो है दुकान का नाम फला रखिए। दुकान का नाम आप जो रखना चाहिए रखिए, पर आपको अपना नाम तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आधार कार्ड। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से है, और वो प्रश्न ये है कि पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि आप धर्म के आधार पर इस देश में लोगों को पूरी तरह से, मतलब उन पर आप एक तरह से डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं। नाम बताओ, नाम लिखो दुकान पर। ऐसा ना हो कि उनसे लोग सामान खरीदना बंद कर दे, ऐसे में वो पॉलिटिकली या फिर सोशली एक तरह से सामाजिक रूप से अनटचेबल हो जाए देश में।
देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। देश का कानून है ये, 2006 में आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, 2006 में आया था। 2006 में किसकी सरकार थी सब जानते हैं, कांग्रेस की थी। वो कानून लेकर के आए कि कोई भी बिजनेस एंटिटी, चाहे वो कोई दुकान चलाता हो या कोई हॉकर हो, उसको अपना नाम, अपनी फर्म का नाम, लाइसेंस किस नाम पर है, हर चीज डिस्प्ले करने का ये उसको लीगल ऑब्लिगेशन थी। उसको डालना है, जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास आता है, डालना है, उसको अपनी दुकान पे डिस्प्ले करना है, एक सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले करना है, नाम भी डिस्प्ले करना है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है कानून के अंदर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप में किसी भी दुकान पे जाते हैं, धर्म का एंगल तो इसमें बहुत बाद में आएगा, विपक्ष तो बहुत तेज ले आता है, पर कोई भी किसी कानून में जाएगा, कहीं किसी दुकान पे जाएगा, उसको अधिकार है कि उस दुकान को कौन चलाता है, उसका लाइसेंस कब का है, उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है, और एमआरपी भी क्या है। उसी कानून के तहत था कि एमआरपी भी डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। अब ये कानून है, कानून को हमने इंप्लीमेंट किया, हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए। कुछ जगहों पे हमने विशेष तौर से किया, विशेष तौर से भी इसलिए किया क्योंकि धार्मिक आस्थाएं वो हर धर्म की होती हैं, हर पंथ की हैं। कांवड़ यात्रा में जो लोग जाते हैं उनकी भी धार्मिक आस्थाएं, ऐसा तो नहीं है कि और कोई किसी पंथ को फॉलो करेगा उसी की आस्था को आस्था माना जाएगा। अगर कोई कांवड़ यात्रा में जाता है, उसको अधिकार है, एक नागरिक को तो है ही है, वहां पर हमें और विशेष अधिकार है कि वो जाने कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई माल प्रैक्टिस, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करके, किसी प्रकार का कोई ओछा काम ऐसा नहीं हो रहा है। उसके तहत सरकार ये कानून लेकर के आई, सरकार ने कहा इसको इंप्लीमेंट करिए। अब विपक्ष की राजनीति आ गई और इसमें धर्म इंट्रोड्यूस हो गया। उन्होंने कहा धर्म जानने के लिए, अरे लिखना तो सबको पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। यह कैसा विचार हुआ कि देश का नॉर्मल आदमी, उसको मान लिया जाता है कि अगर नाम लिख दिया गया तो उससे नहीं लेगा। क्या देश के नागरिक इतने सांप्रदायिक हैं? क्या देश की जनता इतनी सांप्रदायिक है? नाम लिख दिया गया, चाहे किसी का लिख दिया गया, वो किसी धर्म से हो, उसके साथ जाके सामान नहीं लेंगे? ये कहां की सोच हुई? इसलिए मैं मानता हूं इसका जितना एक राजनीतिकरण विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश का एक कानून है जिसको इंप्लीमेंट किया गया, देश के कानून को उतनी मजबूती से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि सबकी आस्थाएं रहे। ठीक है, अब आपके पास आते हुए अब अखिलेश यादव तो इसको बिल्कुल ही कह रहे हैं कि एकदम देश में पूरी तरह से धर्म के आधार पर बांटने वाला है, लेकिन कई दुकानों पर यह तो लिखा ही रहता है ना, ये हलाल मीट है, क्योंकि जो धर्म है इस्लाम में उसमें लोग हलाल मीट ही खाते हैं। ऐसे में उन दुकानों पर लिखा रहता है, तब नहीं होता भेदभाव, तब नहीं धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। सिर्फ नाम लिख देने से कैसे धर्म के आधार पर सब बट गए और कैसे छुआछूत हो गया? अंजना जी, आज गोपाल दास नीरज जी की जो देश के रत्न रहे हैं, कवि रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और देश का भविष्य भी यहाँ पर हमारे साथ बैठा है। मैं 4 लाइन की उनकी कविता के द्वारा आज अपनी बात को रखना चाहूंगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें ये पंक्तियां भी आज लागू होती हैं जिसमें आपने आज मुझे चर्चा के लिए बैठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज नाम की बात कौन कर रही है। आज नाम लिखने की बात वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो कि कानून लेके आए थे कि हम लोग नाम नहीं बताएंगे। और नाम किनका नहीं बताएंगे? जो चंदा देने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेकर आई थी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि चंदा देने वाले का नाम ना पता चले और इनकी चंदा चोरी पूरे देश को पता ना चले। आज वो किसी धर्म विशेष के लोगों का नाम बताने के लिए प्रयास कर रही है। और 2024 में के चुनाव में और इस उपचुनाव के जो परिणाम अभी आए हैं, इसने देश की जो इनकी जो नफरत की राजनीति थी उसका अंत कर दिया है और ये बता दिया ये देश चलेगा मोहब्बत से चलेगा, ये देश चलेगा सौहार्द से चलेगा और जो हेट पॉलिटिक्स का अंत हो गया है। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। ये तुगलकी फरमान को लेकर आए हैं और तुगलकी फरमान को जो लेकर आए, इनकी जो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, ये उसी पॉलिसी का नतीजा है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग फिर इनको जवाब अनुकूल देंगे। अभी 10 उपचुनाव आ रहे हैं। आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया, आपने उसको समझा ही नहीं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रिपोर्टर्स मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नाम है दुकान का शिव शक्ति भंडार और वहां पर वो कोई मुस्लिम उसे ओन करता है, तो कई सारे कांवड़ यात्री जो है वो नहीं चाहेंगे वहां से कुछ लेना या वो अपनी दूसरी दुकान से लेंगे। तो नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अंजना जी मुझे ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में तो कई सरकारें आई हैं ना, भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, सपा की भी रही है, बसपा की भी रही है। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले कभी इस तरह का आया है? जो देश का जो कानून के विद्यार्थी वो अच्छे से समझते हैं, हमारा जो संघीय ढांचा है वो निश्चित तौर पे हमें क्या कहता है? वो हमें कहता है कि हमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करना है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय योगी जी भी
अपनी उस शपथ को याद ले लें। उन्होंने क्या शपथ ली थी? उन्होंने शपथ ली थी कि मैं सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें मुझे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आ। एक बार रागी जी बोलने, जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि यह महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी की धरती है, वापस लो इस प्रशासनिक आदेश को। सब दबाव बना रहे हैं कि ये भेदभाव है धर्म के आधार पर। देखिए अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि 1974 में एक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ और हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक शुरू हुआ था कि ये झटका होगा या हलाल होगा, यानी वो कैसे आप मारते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के था। आज इस देश के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। कैसे वो मैं बताता हूं। क्या डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मैं मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा और मुझे खोलिए अपना ही आर्टिकल बट निकालना ऐसे पड़ेगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दीजिए। नहीं, फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब मार्केट के एक हिस्से का इस्लामीकरण हुआ है, मैंने ये कहा। बड़े हिस्से का आप नहीं, मैं फिर सुन लीजिए। और इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज के तरफ से यह डिमांड आना शुरू हो गया कि जो भी हम खरीदेंगे वो झटका, ये जो हलाल सर्टिफाइड होगा आइटम, तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब वो हलाल सर्टिफिकेशन पहले कहां तक सीमित था? वो मीट तक सीमित था। अब वो गहने तक आ गया, झुमका तक आ गया, शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया, हमने तो जूस कहीं पर नहीं आ देखा गया। है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहां देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए कपड़े पे देखा है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। आपको मिल गया जानकारी, मौका। अरे आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर इसलिए आपको बता रहा हूं। आप सुन अरे लीजिए। हम सब अनजान है, हम सब अज्ञानी। आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए कहां पे? पतंजलि जैसे प्रोडक्ट दिखाइए। पतंजलि जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाई करना पड़ रहा है इस देश में। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में कर्नाटक के एक एमएलसी थे रवि कुमार, उन्होंने इस सवाल को उठाया। 2022 में ही जब ये ट्रेन जा रही थी तो उसमें हलाल चाय कभी आपने सुना होगा, हलाल कॉफी आपने सुना है? एक व्यक्ति ने विरोध किया और उसके बाद पर आपको जानकारी होगी कि लखनऊ के मॉल में एक रेड हुआ जहां पर 2300 किलोग्राम जो इसी प्रकार के हलाल सर्टिफिकेट बनाए हुए माल बेचे जा रहे थे, जबकि 2006 का कानून कहता है इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, यह सोचिए कि एक इस देश में समानांतर बाजार कायम करने की व्यवस्था बनाई गई है हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा, और वो सिर्फ मीट और झटका तक नहीं सीमित है, वो कपड़ों से लेकर के प्रसाधन सामग्री, आपके लिपस्टिक और आपके गहने तक ये हैं, क्योंकि उसमें कुरान की आयतें पढ़ देने मात्र से ही वो सर्टिफाई हो जाता है। बस एक सर्टिफिकेशन लगाना है। आप इस प्रकार के बाजार सुने हैं और फिर कहते हैं, यदि उस पर बात की जाती है, लोग कहते हैं क्या है, ये मेरा आस्था का सवाल है। एक कावड़ वाले की आस्था क्यों नहीं है? यदि कल जाकर के यदि आपको एगलेस और वेजिटेरियन दो मामलों के लेकर के आप कहते हैं कि हमको एगलेस होना चाहिए, ये हमको आप बता दीजिए। यदि कल हम जाकर के मैकडोनल्ड के पास कहें, एक मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम झटका बेच रहे हो या हलाल बेच रहे हो, उसको तो ये अधिकार है, तो ये हिंदू के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? जो मुसलमान के लिए हलाल है वो हिंदू के लिए हो सकता है वो हराम हो। तो कांवड़ में खास करके ये दो सप्ताह का चीज होता है, एक महीने का चीज होता है, ये सावन के महीने में होता है। जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, पवित्रता से अपने पर्व का पालन कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहां से हम जूस ले लें, हम उसके यहां से खाना ले लें। यदि इतनी वो शुद्धता आप दे रहे हैं? सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, तो पूछ रही हूं आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूं। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्ग्यूमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। देखिए, मैं आपको, आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप लगता है कि आप ऐसे छात्र हैं जो तय कर लिया है कि हम कुछ भी अनुराग भदौरिया की तरह की जो किसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछे हम उत्तर तो वही देंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कार्यकर्ता का आप अपमान नहीं कर सकते। सुन लीजिए हमारे कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर रहे हैं सर, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ऑब्सेशन है उनका उनसे, विड्रॉ कर लिए। इसका सीधा ब्रेक में सीधा है कि कई बार आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में इंडिया में तो नहीं अभी बिक रहा है ऐसा कोई हलाल लिपस्टिक। सुन लीजिए, मैं आर्गुमेंट, मैं देखिए फैक्ट्स पे बात करूंगी, आर्गुमेंट पे ही बात कर रहा हूं। आप कहानियां बुनते रहेंगे यहाँ पे।
मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बिना नहाए हुए व्यक्ति के हाथ से फल नहीं लेना चाहता। ये कैसे पता चलेगा कि जो हिंदू है वो नहाया हुआ है? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ भी बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि जो मुस्लिम बेच रहा है सामान वो हलाल करके नहीं, हलाल का आयत, कुरान की आयत ये रिसाइट करके नहीं बेच रहा हो? और हमको ये अधिकार है शक करने का, उसके बारे में हमको प्रश्न करने का अधिकार है। वो क्यों आप चाहते हैं? हो सकता है कि उसकी अपनी मान्यता क्यों किया गया ऐसे बात? क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि आप लोग फिर नफरत फैलाना चाहते हैं, धर्म के बीच में एक खाई आएगी ना, कई लोगों के मन में हो सकता है संकोच पैदा हो, वो नहीं लेना चाहे। ऐसे में अगर किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ उसके धर्म की वजह से कोई सामान ना खरीदे, ये तो उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। छोटी सी टिप्पणी कर नहीं, अब रुक जाइए सिद्धार्थ, 10 सेकंड। एक बड़ा अच्छा बीजेपी के ही प्रवक्ता का तर्क को मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब नामकरण संस्कार होता है ना, तो बड़ा धूमधाम से माँ बाप अपने बच्चे का नाम, आपका भी किया होगा, मेरा भी किया होगा। अब आपका नाम क्या गंदा हो गया है जो आप उसको छुपाना चाहते हैं? आप बताते क्यों नहीं है भाई कि मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम रहमान है? क्या परेशानी है आपको? इतनी ही तो पूछा जा रही है, तो कोई नहीं कह रहा है कि रहमान होगा तो हम खरीदेंगे नहीं। देखिए अंजना जी, मेरी दलील थोड़ी सी लीगल है। मैं तो पूछता हूं छुपाने की आवश्यकता क्या? अगर भोला भंडारी जूस शॉप है तो उसका नाम मोहम्मद अकरम जूस शॉप क्यों नहीं हो सकता? क्यों माना जा रहा है कि मैं वहां जाके नहीं पीऊंगा? क्या वजह है? और मैं बता दूं, ये लीगली भी गलत है, ये फॉर्जरी में आता है, ये डिसीट में आता है, आईपीसी की धाराएं हैं। जब देश का कानून है, आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं अपना एक दुकान चला रहा हूं, मैं कुछ बेचने का काम कर रहा हूं, मैं क्यों आपको झूठा नाम बोलूंगा? मैं मोहम्मद अकरम के नाम से नहीं बेच रहा, मैं सिद्धार्थ यादव के नाम से बेच रहा हूं। कोई क्यों सिद्धार्थ यादव के नाम से बेचेगा और मोहम्मद अकरम के नाम से नहीं बेचेगा? मंशा में अगर गड़बड़ है तो प्रश्न पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा? यह है पहली बात। दूसरी बात, हलाल सर्टिफिकेशन की बात अभी आई। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और अभी आपको हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। वाडीलाल आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम तो वेज ही होती है, उसमें तो वेज नॉन वेज की कोई कहानी नहीं है। वाडीलाल आइसक्रीम हलाल सर्टिफिकेशन देती है। आज से जब से आप यहां से बाहर निकलिएगा, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, आप खोल के पीछे देखिएगा, जैसे एक आईएसआई का मार्क होता है, ऐसे एक हलाल का सर्टिफिकेशन है। ग्रीन कलर का होता है, उस पर हलाल लिखा होता है, कुछ उर्दू में लिखा है, उसको गोले में है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि दबाव बना करके अगर आप इंडस्ट्रीज को यह कहेंगे कि आपको हलाल का सर्टिफिकेशन लेना है और उस हलाल के सर्टिफिकेशन के बदले उनको पैसा देना है, और वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, तो सामान बेच रहे हैं आप, आइसक्रीम बेच रहे हैं वेज, पर आपको किसी को पैसा देकर के कहना पड़ेगा कि ये हलाल सर्टिफिकेशन है। इस बात की गड़बड़ है। अगर ये बात एक्सेप्टेबल है तो ये क्यों नहीं एक्सेप्टेबल कि अगर किसी को इस बात को जानना है कि वो सामान कहां से लेता है, वो किससे ले रहा है, उसका नाम क्या है, तो इसमें क्या गलत हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या दिक्कत है वर्मा जी? अजय वर्मा जी भी अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ गए। अजय वर्मा जी, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो मेरा समस्त दर्शकों को आपको नमस्कार। हाँ। देखिए, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत भारत के संविधान को है, दिक्कत भारत की सोशल फैब्रिक को है, दिक्कत भारत की सामाजिक समरसता है। आप कह रहे हैं कि एक संविधान बना था 2006 में, खास सुरक्षा कानून, जिसमें लिखा गया था कि नाम लिखना जरूरी है। पता ना किसके लिए लिखना जरूरी था? जो फर्म के संचालक होंगे। ये जो ठेले वाले, रेहड़ी वाले, प्रधानमंत्री जी की योजना थी पकौड़ा तलो, विशेष योजना थी, ये लोग रेहड़ी वाले, बुग्गी वाले, क्या ये लोग संचालकों में आते हैं, फर्म के संचालक माने जाते हैं? ये रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब लोग, आर्थिक समानता बिगड़ रही है, 1% के पास 40% पैसा, उनको ये टेम्परेरी, भगवान भोलेनाथ अजर अमर अविनाशी हैं, वो तो बायोलॉजिकल, मैं शायद बायोलॉजिकल वाला मामला नहीं है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में, और जब ये कांवड़ का काम चल रहा है तो वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। भारत का संविधान भी कहता है और भगवान भी कहते हैं, लेकिन आप ये बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मानो नाम लिख लीजिए। क्या आप ये जो आबादी है देश में, आपकी आबादी या आपका जो ये है कि रहीम, सलीम, सैलून वाले, बुग्गी वाले, मोटरसाइकिल मिस्त्री, क्या ये खत्म हो? फिर तो आप ऐसा करिए कि डिसाइड कर दीजिए, एक मिनट यादव जी, डिवाइड कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि अल्पसंख्यक इधर हो जाए और हिंदू।
ये काम आपके बड़े नेता कर रहे हैं और यही काम आप कर रहे हैं और भोलेनाथ पवित्रता को भी। लेकिन बेसिकली अंजना जी, इनका ये सिस्टम इसलिए नहीं है कि इनको ये करना है, बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री जब बैसाखियों पे आ गए, सरकार चुनाव के एजेंडा हार गए और खास करके अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, तो इन्हें लगा फिर ये बाया इलेक्शन की 13 सीटों में 11 सीटें हार गए, अब ये 10 चुनाव आ रहे हैं, तो ये इनका ओनली पॉलिटिकल विंडेटा, चुनावी अभियान का एक पार्ट है, कोई मतलब नहीं है। उदाहरण दे देंगे, कभी ठाकुर साहब से दिलवा देंगे कि साहब किससे बदला ले रहे हैं जी? आप कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, किसके खिलाफ है, किससे बदला ले? केवल नहीं, अपना चुनाव जीतने के लिए और बाबा की कुर्सी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में। बाबा की कुर्सी बचेगी जी? कैसे? अभी 2 दिन पहले हड़बड़ाहट थी, आदेश थे कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आ रहे थे तो इसलिए उन्होंने कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं, आज आपने भागवत साहब का बयान सुना है, पढ़ा? उन्होंने जो बोला है कि लोग पहले मानव होते हैं, भागवत साहब कह रहे हैं, फिर महामानव बनते हैं, फिर जब उनसे उनका पेट नहीं भरता तो वो देवता बनने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं, सुपरमैन उन्होंने कहा। जी उस तरह वही तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है और किसी भी चीज में स्थिर नहीं है, मैं भी स्थिर नहीं हूं। योगी जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए उनको समझ में आ गया कि लोकसभा में तो ठीक किया नहीं, अगर विधानसभा में ठीक करना है या उपचुनाव में ठीक करना है 10 सीटों पर, तो अब ये हिंदू मुस्लिम ही करना होगा, यही जिताएगा बीजेपी को। अंजना जी, इनकी बात सुन के मेरे को 2 लाइन याद आ गई। हाँ। जमीर बेच के गैरत की बात करता है, ये बंदा बड़ी हैरत की बात करता है। ये क्या बात हुई कि सामाजिक सौहार्द जो है वो देश में खराब हो जाएगा इससे? अभी हमारे टीवी शो पे चारों का विंडो काटते हैं, डिबेट होती है, चारों के नाम छुपा देंगे तो देश में सौहार्द बढ़ जाएगा। ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ? नाम छुपा देंगे तो सौहार्द बढ़ जाएगा, वैसे देश का सौहार्द खराब है, ये इनका आर्ग्यूमेंट हुआ। रही दूसरी बात, अभी चिंता कर रहे थे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ क्या है, ऐसा हो गया, यूपी जैसा हो गया। अब मैं एक शेर अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आप शेर बीच में सुनाएंगे वो लोमड़ी बन जाएगी। नहीं, लोमड़ी नहीं, शेर ही शेर रहेंगे। अब सुनिए ना, बात को तो सुनिए और सच बात मान लीजिए। एक एक करके वो पूरा कर लें, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको हमारी बड़ी चिंता हुई, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, योगी जी के साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है। ऑफर लेके बैठे हैं खुला 3 साल से, कह रहे हैं 100 लो, हमारे 100 ले लो, 100 ले आओ, हम सरकार बनवा देंगे। ऐसी दुकान जो सेल का बोर्ड लगा के बैठी है 4 साल से, पर ग्राहक आके ही नहीं दे रहा, कोई सामान नहीं खरीदना चाहता। अच्छी सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, पर टकटकी लगाए बैठे हैं, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह मोहल्ले के कोने में बैठे हैं, देख रहे हैं क्या करेंगे, हम कुछ बोल दें क्या? हमारी पड़ोस वाले अंकल क्यों नहीं? पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल बोलिए, अंकल की तरह, पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल की तरह पड़ोस वाले अंकल टकटकी लगाए बैठे और बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे देखें, हम क्या बात, हम ऑपरेशन लोटस के लिए, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। खुला ऑफर लिख रहे हैं, क्या लिखा है उन्होंने? मॉनसून ऑफर, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। बोलिए, आप ही बोलिए। हम इस लोकतंत्र को रक्त रंजित नहीं करते, बचा हुआ सारा समय आप बोलिए। हम चंदा लो, धंधा लो, अखिलेश बाबू क्यों ट्वीट कर रहे हैं? आप मना कीजिए ना उनको। अखिलेश बाबू ट्वीट कर रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश बाबू जी ने ट्वीट ये नहीं करा, अखिलेश बाबू ने ये कहा है, नहीं मानसून ऑफर। अब अखिलेश जी का भी जवाब वही दे रहे हैं। क्या मानसून ऑफर? मानसून ऑफर है, आप मानसून ऑफर इसको तो अपने तरीके से लोग अपने तरीके से लेते हैं। 30 सेकंड में आप समझ जाएंगे क्या मानसून ऑफर है। उनको अपने नेता के लिए बोलने दीजिए। 2 मिनट। केवल 4 लोग सुबह घूमने, पहली बार आज कांग्रेस हावी हुई है समाजवादी पे। 4 लोग घूमने गए, एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे, एक सब्जी वाले थे, एक पहलवान थे। तो एक चिड़िया चू 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 कर रही थी। चिड़िया जब चू चू करने लगी तो पहला बोला पंडित जी कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण। तो वो बोला मौलाना कि नहीं, ये नहीं राम सीता लक्ष्मण नहीं कह रही, ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। उसने कहा नहीं। पहलवान बोला ये कह रही है दंड बैठक कसरत। तो सब्जी वाला बोला ये कह रही है नींबू नारंगी कमरक। तो हर आदमी अपने तरीके से अपने उसका अनुमान लगा रहा है। चिड़िया जो बोल रही थी वो चिड़िया को पता थी या गॉड को पता थी। तो अखिलेश जी ने जो बोला है मानसून का 100 का ऑफर, वो उनका है। अब इन्हें तो आदत है ऑपरेशन लोटस की, इसलिए उसका अनुमान लगाए। आप 5 मिनट और लेके समझा दीजिए आपने क्या। नहीं, मैंने समझा दिया, बात ही नहीं समझ में आई। मैंने इतना गौर से सुना, समझ ही नहीं आ रहा। यही पूरी कांग्रेस की हालत है देश में। आपकी जगह वही बोल रहे हैं, आपके नेता को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बोल लीजिए, मैं आपको मौका देती हूँ। तेलंगाना में ये अभी तक आप लोग कहते ही थे ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सरकारें तोड़ते हैं। आप क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों नजर लगा रहे हैं योगी जी को? अरे नहीं अंजना जी, तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? 10 गो बेचारे 10 गो एमएलए को, बीआरएस के एमएलए को कांग्रेस में ज्वाइन करवा लो। वो हाथ की सफाई है क्या? प्रोफेसर है सर, ऐसा मत करिए। अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बताऊं सर? बोलिए। अंजना जी, आज जो फुटओवर की स्थिति है ना, इस अध्यादेश के बाद जो ये काम लेके आए हैं, जो उन्होंने ऑर्डर लेके आए हैं,
आज क्या स्थिति है, इनकी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ है यूपी में, मंत्रालय में भी साथ में है, वो इसका विरोध कर रही है। रामविलास पासवान जी, मैं आ रहा हूं मैम, रामविलास पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूं, रामविलास पासवान जी का पार्टी विरोध कर रही है, जेडीयू विरोध कर रही है। और ये देश क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि युवा बैठे हैं, ये देश हमारा जो है ना, ये राम और रहीम का देश है। ये ईद और दिवाली यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ मिलके बताते हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी एक शेर मैं बशीर बद्र के एक शेर के साथ अपनी बात सारे शायर हुए पड़े हैं। बशीर बद्र का एक शेर बोलूंगा, फरमाइए फरमाइए। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। हम समाजवादियों का काम है इस देश का सौहार्द को बचाना, इस सौहार्द के लिए लड़ना। हम लोग पहले से इस सौहार्द के लिए लड़ते आए हैं। और निश्चित तौर पर नफरत कौन फैलाता है, ये नफरत कौन फैलाता है, ये देश जानता है। ये देश लेट मी कंप्लीट, एंकर ने दिया। मानसून ऑफर पे कुछ बोला ही नहीं आपने। अब ये देश वो बोल चुके सर, बोले क्यों, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? देखिए नहीं बिल्कुल, अरे सुनिए मेरी बात, आप लोगों के लिए तो कोई चांस नहीं। हमारे कप्तान बहुत मजबूत है और कप्तान हमारा बहुत अच्छे विकेट कीपर, ना आपको फॉरवर्ड खेलने नहीं देंगे, ना पीछे आने देंगे, स्टंप भी कर देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अरे आप छोड़े कप्तान पे, अभी 24 का परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया आपको। आपसे सवाल, अगर ये देश राम रहीम का देश है तो चुनाव एमवाई पे क्यों लड़ते हैं? हम कहां लड़ते हैं, आप लड़ते हैं। फिर चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला की राजनीति तो आप करते हैं, वहां कुछ नहीं है। बिल्कुल पीडीए इस देश में कहना पीडीए है हमारे जीतने का फॉर्मूला एमवाई। जब हमारे साथ मुस्लिम आएगा, हमारे साथ ये आएगा तो हम जीतेंगे। तब कहिए, तब इस बात को कहिए। सबको बांटने का काम कुछ सवाल अंजना जी एक लाइन बोलिए। पीडीए के साथ तो है, जल्दी बोलिए। देखिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाले लोग राम रहीम की बात करते हैं, तो इस देश की जनता को जानना चाहिए कि उनका असली चेहरा क्या है। जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उनका असली चेहरा क्या है? सारे बलात्कारियों के साथ आप खड़े रहते अरे भाई, आप वोट जिहाद, आपकी पार्टी फरीदाबाद में वोट जिहाद की बात की थी। कैसे आतंकवादियों का कंधार छोड़ के आए, देश बुलानी है। यही वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, 64 किलिंग्स के आरोपी के जाके मुख्तार अंसारी के लिए फतवा पड़ती है। आप ही की पार्टी है वो। तब राम रहीम याद नहीं आता आपको? तब इस देश में बहुत बड़ी बड़ी बात याद आती है। गैंगस्टर्स के साथ खड़े होते हैं हमेशा, और यहाँ पर आकर ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल सुनिए, एक सेकंड हो गया। अब जनता के, अरे प्रभु इधर देखिए, अरे प्रभु आप खाली मॉनिटर देख रहे हैं, इधर भी देखिए। सर, अभी आपने कहा कि वो लोग अपना नाम क्यों नहीं दिखा रहे, मुस्लिम वर्ग जो है अपना नाम क्यों छुपा रहा है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल 10 सालों के बीच मुस्लिम हिंदुओं में बहुत लड़ाई देखने को मिली है, इसी वजह से वो नाम छुपा रहे। इवन मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उन्हें लगता है मैं हिंदुओं का विरोध कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ। और वही लोग जब मदिरा का सेवन करते हैं, क्या वो अपना धर्म भूल जाते हैं? वो उनका धर्म इजाजत देता है कि वो मदिरा का सेवन करे, मांस का सेवन करे? तो किसके लिए कह रही हैं आप? मैं बीजेपी के लिए पूछ रही हूँ कि उन्हें ऐसा, ये आपके ने किसके लिए बोला कि वो मदिरा ना पिए? मेरे दोस्त वो ही खुद अब ऐसे अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदू है? फिर मदिरा का पान नहीं करे, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मदिरा का पान नहीं करे? उनका प्रश्न, अब बच्ची से मत लड़िए। मेरा सवाल बीजेपी से, क्योंकि वो सरकार में है। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से नाम को रिवील करने का बात आई, ऐसे तो फिर हिंदू लोग भी ईद में अपना नाम रिवील कर देंगे, तो देश कहाँ जा रहा है? सबको नाम लिखना है, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, हिंदूज को भी अपना नाम लिखना है दुकान पे। तो ईद में ना हिंदू लोग अपना नाम लिख देंगे, तो ऐसे तो फिर विवाद हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, जैसे लोकतंत्र में पहला हमारा प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो भारत के धर्म से पहले हम भारत के लोग हैं, तो ऐसे तो विवाद हो जाएगा। ठीक, एक रुक जाइए, अभी 2-3 सर, मेरा सवाल आप सब लोगों से कोई भी जवाब दे सकता है कि अगर हम लोग, मतलब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसको कौन ऐसे बढ़ावा दे रहा है, डिवीजन कर रहा है, लेकिन कौन सी, मेरा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी या कौन जो है समाज को समझाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? पर क्या समझाना है समाज को? कि एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको संविधान हत्या दिवस लाना पड़ा? जब आप 10 साल सरकार में थे तो पहले भी तो ला सकते थे। आप इतना हमदर्दी जताते तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए कुछ करते। लोकतंत्र सेनानी के लिए तो समाजवादी पेंशन लेके आई थी, तो उनके लिए कुछ करते तो और बेहतर रहता। आप क्या करते हैं?
स्टूडेंट हैं। 400 दिनों से ऑलमोस्ट मणिपुर में जो 2 वर्गों के बीच में हिंसा चल रही है उसमें सरकार अनइन्वॉल्व्ड क्यों है? अभी रिसेंटली एक औरत का सरेआम कपड़े उतार के उन्हें पूरे मणिपुर में घुमाया गया एंड सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाई? एक साथ जवाब। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है कि जब से हैं तब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम सेकुलर बने फिरते हैं, लेकिन कहीं आपातकाल लगा देंगे, कहीं हिंदुत्व नहीं होना चाहिए इस देश में, कहीं गोलियां चलवा देंगे। तो ये कब तक और ऐसे राजनीति क्यों करनी है? क्या हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच सकते हैं? चलिए आपसे शुरू करते हैं। मणिपुर पर भी एक बच्ची का सवाल था और साथ ही बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये अचानक क्यों आपको ये सूझा है कि ये करना है, नाम लिखें, क्यों? अच्छा सवाल। मैं इसका जवाब देता हूं। काफी प्रश्न है। पहली बात तो ये बात आप सब समझ लीजिए, नाम सबको लिखना है। अगर नाम सबको लिखना है तो ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? ये कौन से सूडो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि अगर सबको नाम लिखने के लिए कहा गया? क्या ऑर्डर में लिखा है कहीं कि एक वर्ग विशेष लिखेगा, कोई जेंडर लिखेगा, कोई जाति लिखेगी? कहीं लिखा है? जो नाम लिखता है, जिसका जो नाम है सबको लिखना है, सबको अपने दुकान पे डिस्प्ले करना है। यह सांप्रदायिक कैसे? इसी सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ यह लड़ाई होनी चाहिए। यह सूडो सेक्युलरिज्म है। यह कैसे सेक्युलरिज्म हुआ? मान लिया गया देश इतना इनसेंसिटिव है, देश के सारे लोग इतने कम्युनल है कि नाम देख के भाग जाएंगे। क्यों? मैं लूंगा जाकर के, क्यों? लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? एक सिंपल लाइन में मेरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। इसकी गारंटी मैंने आपसे नहीं पूछा है, शाहरुख खान आपसे नहीं पूछा है, मैंने आपसे नहीं पूछा। रुक जाइए। इस बात की गारंटी कौन देगा कि उन मुस्लिम दुकानदारों के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। देखिए अंजना जी, इस बात की गारंटी सिर्फ देश की जनता देगी। देश की जनता को तय करना है कि वो सामान कहां से लेते हैं। देश के दुकानदारों को तय करना है कि वो सामान अच्छा दें, सच्चाई के साथ दें, सच्चे नाम के साथ दें, अच्छी क्वालिटी का दें। बाहर 10 दुकानें हैं, कौन गारंटी देगा कि 10 बराबर चलेंगी? कौन गारंटी दे सकता है? पर खाने पे लिखेंगे ना, सुनिए ना सर, खाने पे लिखेंगे ना, वेज फूड, नॉन वेज फूड, हलाल फूड, नॉन हलाल फूड। आदमी पर थोड़े लिखना शुरू कर दीजिएगा कि हिंदू, ये मुस्लिम, ये हलाल खाने वाला, ये नॉन हलाल खाने वाला। किसी आदमी पे नहीं लिखा। हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बात हम तो करते नहीं, पर किसी आदमी पे नहीं लिखा। अगर दुकान पे लिखना है, कानूनन लिखना है। मैं पूछता हूं, कोई भी दुकान पे अंजना जी कहीं भी आप अपने नाम के नीचे अंजना ओम कश्यप लिखती हैं तो उसको क्यों छुपाएंगे आप? ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? मैं अपने सवाल में दम है, सवाल में दम है। नाम छिपाने में क्या प्रॉब्लम? नाम क्यों छिपाना? आप मेरी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नहीं छिपाना चाहिए। हाँ। लेकिन वो मुजफ्फरनगर के ठेली वाले, आम वाले, बुग्गी वाले, उनका भी नाम छिपाने में क्या प्रॉब्लम है? उनका क्या, एक बात बताइए, आखिर आप ये धर्म की आधारित राजनीति क्यों, ये विभाजनकारी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं कहां से है। भारत का संविधान बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता अंजना जी कि आप इस तरह के कोई आदेश करें। या तो फिर आप कैबिनेट से पास करिए, आप मेजोरिटी में हैं पूरे। देखिए आपके जनता दल नहीं, मैं बता रहा हूं, आपके जनता दल, उनको बोलने दीजिए। आपके जनता दल ने, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने, आरएलडी ने और कई पार्टियों ने इसका विरोध करा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जेडीयू ने कहा है जिस पर सरकार टिकी हुई है, इसे बदलिए। लेकिन ये केवल अगर आपको आदेश ऐसा करना है ना तो पूरे हिंदुस्तान में कैबिनेट से पास करिए और करिए आपका एजेंडा, तो पब्लिक को पता चलेगा ना। पता चल गया था, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, जो हमारा विकास साथ देगा हम उसका विकास करेंगे। इसका मतलब तो भारत में आप क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या फैलाना चाहते हैं? सोच, यहां पर सलीम भी बैठे हैं, यहां श्वेता भी बैठी हैं, यहां राम भी बैठे हैं, रहीम भी बैठे हैं। क्या एजुकेशन ये पूछती है कि राम को अलग दें, रहीम को अलग है? मदरसे अलग चीज है, हमारे स्कूल अलग चीज है। लेकिन जब कॉमन एजेंडा आता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भारत का संविधान, अब इनसे पूछेंगे क्या आरएसएस और भाजपा के लोगों से कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़े, कहां जाएं, कहां सांस लें, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, कौन से स्कूल में हो? 10 साल से आपने कुछ नहीं करा। अब जब आप खिसक रहे हैं, बैसाखियों पे आ गए हैं, तो 24 में कांवड़ में ही क्यों कर रहे हैं? अजर नासी है, बायोलॉजिकल को करना चाहिए काम। उन्होंने कहा शायद मित्रों मैं बायोलॉजिकल। जवाब सुनो, मैंने इनसे पूछा संविधान का कौन सा आर्टिकल, नहीं बता पाएंगे। मैं 2 आर्टिकल बताता हूं संविधान के, बताइएगा आप मानते हैं कि नहीं मानते। आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है देश में यूसीसी आना चाहिए। बताइए दोनों साथ देंगे?
संविधान का साथ देंगे? बता रहा हूं। देंगे कि नहीं देंगे? जब संविधान में लिखा है, जब संविधान के अंदर लिखा है कि देश में गौ हत्या रुकनी चाहिए, देश के अंदर जवाब मेरी बारी चल रही है, मेरी बारी चल रही है, जवाब सुनिए। नॉर्थ ईस्ट में जब किरण रिजिजू घोषणा करते हैं और इनका विधायक कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं और हम अपने यहाँ अलाउ करते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब देश की सरकार नहीं बोलती। अब मेरी बारी आपने अलाउ कर रखा है, वर्मा जी आपकी सरकार है। यादव जी बोलने पहले खत्म हो गया। नहीं, मेरे को 10 सेकंड जोड़ना, पिछला वाला ही जवाब नहीं हो पाया था, मेरे को कोई बात में ना कह दे। इसीलिए ये जो लोग संविधान का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं ना, जिनने संविधान खोल करके कभी पढ़ा भी नहीं, इनसे पूछ लिया जाए कितने पेजेस हैं, कितने आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, मैं चैलेंज देता हूं, बता दे तो चैलेंज देता हूं। पर संविधान का चोगा है, पूछ लूं, संविधान को लेकर के घूमते हैं और फिर बोलते हैं कि संविधान को पूछ लूं कि शरीर में कितनी हड्डियां और कितनी नसें, क्या बेतुके क्वेश्चन है? अरे वो प्रैक्टिकल बताएंगे, सुन लीजिए। मैं देश के लोग नहीं, देश के लोग अंजना जी, अब आप थोड़ा सुन लीजिए, ये देखिए, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं अंजना जी। ये पिछड़ा विरोधी सरकार के लोग, ये एससी विरोधी सरकार के लोग, ये केवल ये चाहते हैं जो भारत में आर्थिक असमानता की दर, आपको पता है 1% लोगों के पास 40% पैसा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और 99% लोगों के पास बाकी 60% पैसा है। अभी आर्थिक, और अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड सारे इंडेक्स बताऊं, तो फिर ये कहेंगे नहीं, जो हाँ मैं बता रहा हूं, हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर 113वें नंबर पर पहुंच गए वर्तमान में। हम सुन लीजिए, अरे छोड़ो यार, आपके अपने टाइम पर बात करो ना, 2024 की बात करो। हम 89 नंबर में थे 14 में, 2014 में कर्जा भारत का 55 करोड़ से 255 करोड़ पहुंच गया इन्हीं महामारी की दशाओं में। तो अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि सामन, हम मुद्दे पे आते हैं, सामन के इस महीने में नहीं, सामन के इस महीने पर, सामन के इस महीने में जहां सब लोग पूजा करते हैं, अजर अमर अविनाशी है भोलेनाथ, ये क्यों बांटने का काम और नफरत की राजनीति कर रहे हैं? काम चलने दीजिए, इससे कुछ नहीं फैलता। मिस्टर रागी, देखिए, ये बांटने का काम है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक हिंदुओं को उसके अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मांग रहा है। मुझे अपने धर्म की इजाजत होनी चाहिए, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, कल जाकर के जब आप हलाल सर्टिफाई करके आप सामान मार्केट के लिए आग्रह करते हैं कि पातंजलि को, बजाज को, अमुक कंपनी को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये हलाल होना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें इसके अतिरिक्त और कुछ यदि हम खाते हैं या ओढ़ते हैं या पहनते हैं तो वो कुफ्र होगा। तब ऐसा ही यदि हिंदू लाता है तो सांप्रदायिक कैसे हैं? एक बहुत बड़े फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये तो नादीवाद है। मैंने उनसे पूछा है सवाल कि भाई, जब हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा था तब आपको ये आपके भेजे में घुस नहीं रहा था? पूरी दुनिया का, मैं बार में खोर रहा हूं, 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हलाल इकोनॉमी। इस देश में इस्लामिक बैंकिंग की बात कांग्रेस पार्टी ने करवाई, इस्लामिक बैंकिंग की रघुराजन ने की, जब उसका विरोध हुआ तब जाकर के उसको विड्रॉ करना पड़ा। ये भी जब आप इस ढंग की बातें करते हैं, मीट कंपनियों में डायरेक्टर है, बीफ कंपनियों में डायरेक्टर है, सप्लाई करते हैं। मैं तो कहता हूं बीफ का कितना सारा आयात निर्यात बढ़ घट गया है, उस पर बिल्कुल दही जम जाएगी। मैं नाम और लिस्ट दे रहा हूं, चंदा लिया गया बीफ वालों से और मीट वालों से, चंदा दो और धंधा लो, में लीजिए लिस्ट। मैं तो कहता हूं उसका विरोध कीजिए आप। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जब आप हलाल सर्टिफाई करके और आप इस्लाम को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुसलमान इसी वस्तु को खरीदेगा, और आप एक हिंदू को मजबूर करते हैं कि वो इस्लामिक आइटम बेचे, कुरान सर्टिफाइड आइटम बेचे, तो ऐसी स्थिति में यदि हिंदू आग्रह कर रहा है तो कम्युनल कैसे है? एक सेकंड, ये तो गजब का तर्क है। सवाल ये है कि देश की जनता को हम क्यों सांप्रदायिक माने कि वो इससे खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे? आप ही लोग कह रहे हैं कि देश की जनता ने जवाब दिया है ना, तो इस बार अपने रिजल्ट से यूपी में फैजाबाद की सीट हारे बद्रीनाथ, तो प्रश्न ये है कि जनता को आप क्यों समझ रहे हैं कि वो इस आधार पर मुस्लिम दुकानदार से नहीं लेंगे? हो सकता है ज्यादा लें ताकि उनको उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो। अंजना जी, जो ये प्रशासनिक आदेश जो आया है आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। पहले केवल मुजफ्फरनगर में हुआ था, केवल मुझे मुजफ्फरनगर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं, इसका सिंगल एजेंडा, ये प्रदेश के स्वार्थ को पर हमला है, कि पूरे प्रदेश का स्वार्थ खत्म हो जाएगा इस बात से, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम की इकोनॉमी पर हमला है।
निश्चित तौर पे सरकार का जो तुगलकी फरमान है ये बात बताने को। और सीजन चल रहा है, आप देखिएगा अंजना जी, सीजन चल रहा है आजकल वापसी का। आपने क्या देखा किस चीज की वापसी हुई है? अभी बुलडोजर की भी आपने देखा ना वापसी हुई है, कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सीजन जो आ रहा है नया, ये वापसी वाला आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिएगा इसको भी वापस से लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथी, इनके सहयोगी जो प्रदेश में इनके साथ है, देश में इनके साथ है, उन्होंने भी तुगलकी आपके सहयोगी दल आपको कह रहे हैं कि इसको वापस लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हालांकि बाद में वो आगे के कम्युनल कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा इससे सामाजिक अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता फैलेगी। देखिए अंजना जी, ये तो अंतर्यामी है, क्या वापस आएगा क्या नहीं आएगा ये जानते होंगे हम। तो अंतर्यामी हमारी पार्टी में कोई नहीं सर। यहाँ यादव जी गलत कह रहे हो, बायोलॉजिकल आपके पास है, यहाँ पर गलत कह रहे हो। मैं लेके आपने अंतर्यामी हमारे नेता ने नहीं बोला, हम बायोलॉजिकल आपके पास है, गलत बात है। यादव जी गलत बात है, बायोलॉजिकल देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, ये गलत विषय है। हमारी पार्टी में किसी ने भगवान नहीं बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इनके चाय में गड़बड़ी। मैंने क्या बोला? हमारे किसी नेता ने अपने आपको भगवान कहा ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री अरे मान जाइए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल माफी मांगता हूं, इनकी चाय में गड़बड़ थी। देखिए सच्चाई की बात यह है, आज इस देश में चाय में गड़बड़ी की सजा तो देश भुगत रहा है, देश भुगत रहा है, देश भुगत रहा है। सही कहा आपने, देश भुगत रहा है, चाय की गड़बड़ी को 10 साल से भुगत रहा है। वो भुगतने की लिस्ट में यही सबसे आगे, तभी 10 साल से सत्ता से बाहर है। चाय पिला के देश को साथ रखा। आपको जवाब दिया ना अंजना जी, विषय पे बात हो गया ना, टाइम खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चाय वाला भुगता रहा है इतने दिनों से समाजवादी पार्टी को। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। सोचो ये सरकार भी एनडीए की नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब मैं अंजना जी बोलूं, मैं अभी तो बोल चुके हो, फिर बोलूं। इस देश में सुनो, इस देश में एक रिलीजियस इनसेंसिटिविटी बना दी गई है एक ही वर्ग के लिए। यही बात अगर यही डिस्कशन मुहर्रम पे हो रहा होता तो सब खड़करे में होते, कोई कुछ नहीं कहता। कावड़ पे है तो जरूर होगा। इस देश में अगर सेक्युलरिज्म है तो सबके लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूं क्यों नहीं है? अभी मुहर्रम का जनाजा निकला, भारत के झंडे नहीं थे, फिलिस्तीन के झंडे थे, किसने बोला इनमें से? कोई नहीं बोलेगा। ये इनकी चालती है, बीजेपी आईटी सेल के लोग भेज देते हैं वहां पर इनका चुनाव। बीजेपी आईटी सेल के लोग भेज देते हैं पीछे से और उसकी जांच होने नहीं देते। अब सुनिए, जितने कानून मालवीय जी का काम ही क्या है, ये इनकी बात सब घर से अलग में जो कन्हैया था वो भाजपा सेल का पूरा कर लेने दीजिए, जवाब देने सरकार तो इन्हीं की चल रही है। कितना पूरा करें? आपने बोल लिया, बहुत बोलिए। आम का बाग ही दे दो, आम का सीजन चल रहा है। जल्दी 3 लाइन में। इस देश में सेक्युलरिज्म अगर है, अगर इस देश में धर्मनिरपेक्षता है तो वो सबके लिए। कावड़ वालों की भी फीलिंग्स उतनी ही है, देश में अमरनाथ यात्रा वालों की भी फीलिंग्स उतनी ही है। देश के लोगों को खटकरे में मत खड़ा करिए। आपको जवाब दिया संविधान में, अभी दोबारा देश में राजनीतिक लोग चुनाव में फिर देगा संविधान के जवाब दिया ना आपको 403 सीटों पे चुनाव में दिया, संविधान का दिया। ये संविधान ने जवाब दिया जो नफरत फैलाने का एजेंडा है, जो भाईचारा जो नफरत फैलाने का एजेंडा है, ये देश को बांटने का, जो देश की नफरत फैलाने का गौ हत्या वाला आर्टिकल खोलो। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये संविधान है तो गौ हत्या वाला आर्टिकल खोल के पढ़ के बताओ। भारतीय जनता पार्टी अगर ये संविधान है तो यूसीसी वाला आर्टिकल पढ़ के बताओ। नहीं खोल, नहीं मैं बता रहा हूं इसमें क्या है बताओ। छुपा रहे हैं, आप यही तो संविधान को लेके जाएंगे, साइड लेके जा रहे हैं। यही संविधान में संविधान को छुपाने का काम कर रहे हैं। अरे आप आर्टिकल 48 खोल के बताओ। इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।